हेलो एवरीवन। जो साथी अभी मेरे साथ इस लाइव में जुड़े हुए हैं और जो साथी मेरी इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे, उन सारे साथियों को मेरी तरफ से नमस्ते, नमस्कार, आदाब। आप सब साथी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि सारे साथी कुशल मंगल से होंगे, खैरियत से होंगे और उस परमात्मा के दरबार में ये प्रार्थना करता हूँ कि वह आप तथा आपके परिवार के प्रत्येक एक व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे, अपनी रहमत हमेशा बनाए रखे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं एक पॉलिटिकल इंसान हूँ। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ और ना ही एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं कोई इंटरेस्ट रखता हूँ। पॉलिटिक्स के बारे में सुनते हैं, जितना हो पाता है पढ़ते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट फ़िलहाल तो नहीं है। मैं समाज के बीच में रहकर समाज के लिए काम करने पर विश्वास करता हूँ और गुज़िश्ता लगभग 10 वर्षों से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एज ए टीचर सर्व कर रहा हूँ। मैं ये वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिशियंस के फेवर में, किसी के सपोर्ट में नहीं बना रहा हूँ। जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस की हैं, तब से हर तरफ एक शोर व गुल मचा हुआ है और चुनाव में ये शोर व गुल मचना ये स्वाभाविक सी बात है। असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही चारों तरफ झूठ, फरेब, झूठे दावे, झूठी उम्मीदों का एक बाज़ार गर्म है। ये हर इलेक्शन में होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के इस इलेक्शन में कुछ इन सब बातों से हटके कुछ पॉइंट्स हैं और मैं आज उन्हीं पॉइंट्स पे लबकुशाई करने जा रहा हूँ। आपके सामने उन्हीं पॉइंट्स को उजागर करने जा रहा हूँ, रखने जा रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन की डेट अनाउंस की ही थी कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्टिव हो गई हैं। हमारे सारे सो कॉल्ड लीडर्स अचानक अपने अपने घरों से, अपने अपने एसी रूम्स से बाहर निकल आए हैं और केवल बाहर ही नहीं निकल आए हैं, बल्कि सारे अपने आप को अपने दूसरे कम्पिटिटर्स से, कॉन्स्टिट्यूंसी के दूसरे कैंडिडेट से बेहतर बताने में लगे हुए हैं और हर पॉलिटिकल लीडर अपने आप को कौम का सच्चा रहनुमा, कौम का असली रहनुमा साबित करने में लगा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स हिंदू और हिंदुत्व को खतरे में बता रहे हैं, मुस्लिम को खतरे में बता रहे हैं, हिंदुस्तान को खतरे में बता रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खतरे में बता रहे हैं और इवन कि कुछ ऐसे भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ही खतरे में बता रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैं मैनिफेस्टो देख रहा था, आर्टिकल 370 को हटाने के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, 35A के हटाने के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी हैं जो 370 और 35A को वापस लाने के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। यानी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी हैं जो हमारे पड़ोसी जो ममालिक हैं, जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ से आए हुए जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो शरणार्थी हैं, उन शरणार्थियों को हिंदुस्तान में बसाने के लिए वोट मांग रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ उन शरणार्थियों को यहाँ पे इलीगल ऑक्युपेंट बता रही हैं और उनको यहाँ से भगाने के पक्ष में वोट मांग रही हैं। यानी कि ये लड़ाई, ये इलेक्शन
सीधे सीधे इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की इनकी सोच, इनकी विचारधारा और इनके इनके एजेंडे की लड़ाई है। और अनफॉर्चुनेटली इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडे में, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की इस लड़ाई में हमेशा गरीब जनता, गरीब आवाम ही पिसती है, गरीब आवाम ही सफ़र करती है। और आज़ादी से लेकर अभी तक हमारे देश में अगर हम चुनाव के इतिहास को उठा के देख लें तो कम ज़्यादा, लेकिन हर इलेक्शन में लगभग लगभग यही ट्रेंड रहता है, लगभग यही ट्रेंड रहता है। और गरीब जनता ऐसे ही लगभग हर जगह सफ़र करती है। बहरहाल हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बेहतरीन देश है, एक बहुत बड़ा देश है, एक विशाल देश है। देश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही चलता रहेगा। हमारे देश में जो इलेक्शन सिस्टम है वो ऐसा ही है, इलेक्शन की प्रक्रिया ऐसी ही है। ये बात भी आपसे छुपी हुई नहीं है कि हमारे देश में ऐसे कई पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे कई पॉलिटिकल लीडर्स हैं और ये संख्या अच्छी खासी है, जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं, जिन पर रिगिंग के चार्जेस हैं, इवन कि रेप के चार्जेस भी हैं। और कई लीडर्स ऐसे भी हैं जिन पर ये चार्जेस अदालतों में साबित भी हुए हैं। कई ऐसे हैं जो सज़ा काट के वापस आए हैं, फिर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें मैंडेट दे दिया और वो जीत के भी आए हैं। तो हमारे देश का इलेक्शन सिस्टम ऐसा ही है। यहाँ इस इलेक्शन सिस्टम में जब भी इलेक्शन होते हैं झूठ बिकता है, फरेब बिकता है, आपस में फूट बिकती है। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे होती ही रही है। और JNK में भी जो ही इलेक्शन का बिगुल अभी बजने ही वाला था, या इलेक्शन का बिगुल बजने के बाद JNK के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में यही देखने को मिल रहा है। एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना हो, झूठे दावे करने हों, झूठे वादे करने हों, झूठी उम्मीदें हों, कौम, मज़हब, ज़ात पात और यहाँ तक कि जेंडर के नाम पे वोट हासिल करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। और हमारे जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं उनका, अगर हम उनका असली मकसद देखें, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की फाइनल डेस्टिनेशन देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी है, सिर्फ और सिर्फ पावर हासिल करना है। साथियों, मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद लोगों में अवेयरनेस फैलाना है, जागरूकता फैलाना है। और मेरी वीडियो बनाने से पॉलिटिकल पार्टीज़ में तब्दीली आ जाएगी, पॉलिटिकल लीडर्स बदल जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन मेरे चिनाब वैली की इस आवाम से, चिनाब वैली के एजुकेटेड यूथ से मेरे कुछ सवालात हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब साथी इन सवालात को सुनेंगे भी और इन पर गौर व फिक्र भी करेंगे। साथियों, पिछले 10 साल से 2014 से 24 पूरे देश में भाजपा की सरकार है। 2019 से 2024 तक हमारी स्टेट, जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी, वो यूटी है। और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो बिना रिप्रेजेंटेटिव के हैं। हमें एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेट्स पे निर्भर रहना पड़ता है। इन 10 सालों में कम ज़्यादा, लेकिन लगभग लगभग हर ख़ानदान ने, हर इंसान ने कहीं ना कहीं सफ़र किया होगा। ये कितने पॉलिटिकल लीडर्स थे जो आज गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, घर घर आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ये कितने पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्होंने पिछले 10 साल में लोगों के मसले मसाइल को हल करने की कोशिश की। कोरोना वायरस जैसी महामारी जब आई तो मुझे नहीं लगता ऐसा
ऐसी कोई भी फैमिली होगी, ऐसा कोई भी इंसान होगा जिसने सफ़र नहीं किया है। मेरे अपने बड़े भैया लद्दाख में थे, और जब कोरोना वायरस की महामारी आई और देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, तो मेरे भैया ने लद्दाख से फ़्लाइट ली दिल्ली, और दिल्ली से वो कई 100 किलोमीटर वो पैदल चले, दिल्ली से जलंधर तक। बीच में कहीं थोड़ी बहुत वो गाड़ी में उन्होंने सफ़र किया, बहुत सारा वो पैदल चले। और उस वक़्त कोई गाड़ी वाला आपको लिफ्ट नहीं देता था। अगर किसी ने लिफ्ट दे भी दी तो 1-2 किलोमीटर के बाद उतार देते थे, क्योंकि आगे चेकिंग होती थी। तो 6 दिन के बाद भैया डोडा पहुँचे और फिर वहाँ क्वारंटीन में रहे। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन प्रॉब्लम्स का सामना चिनाब वैली के लगभग हर ख़ानदान ने किया होगा, क्योंकि चिनाब वैली में रहने वाले जो लोग हैं 99% आवाम ऐसी है जिनका पेशा मजदूरी है। तो हम या तो लद्दाख होते हैं, या तो हिमाचल होते हैं, या देश के अन्य शहरों में काम करने के लिए होते हैं। और कोरोना वायरस में सब ने सफ़र किया। ये जो पॉलिटिकल लीडर्स आज निकल आए हैं बाहर और अपने आप को ज़बरदस्ती हम पे मुसलत करना चाहते हैं, हमारे रहनुमा बनना चाहते हैं, इन पॉलिटिकल लीडर्स ने उस कोरोना वायरस के उस बुरे कालखंड में हमारी कितनी सहायता की। रहनुमा तो वो होता है ना जो अपने कौम के लिए हमेशा अवेलेबल होता है, कौम की हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है, हिमायत करता है। तो इन्होंने कितनी हमारी मदद की, कहाँ थे तब ये सारे लीडर्स। हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं, चिनाब वैली में जो ग्रामीण इलाके, अगर हम इस पर ज़रा नज़रसानी करें, गवर्नमेंट स्कूल लगभग हर गांव में है, लेकिन उन स्कूल्स में एजुकेशन सिस्टम कैसा है। मैं अपने गांव की बात करूं, मेरे गांव में 99.9% लोग ऐसे हैं जिनका पेशा मजदूरी है। गरीब आवाम है, खुददार आवाम है, लेकिन गरीब है। मेरे गांव से 80 से 85% पेरेंट्स ऐसे हैं जो गांव छोड़कर शहर में माइग्रेट किए हैं, वहाँ पे दिन दिहाड़ी लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भेजकर उसके मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं। क्या ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, क्या ये इनको पता नहीं है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी 2014, 2019 और 2024 लगातार 3 लोकसभा इलेक्शंस में डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोगों ने उनको चुन के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में भेजा। इस एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए उन्होंने क्या किया? ये जो मास माइग्रेशन हो रही है, क्या इन पॉलिटिकल लीडर्स को ये पता नहीं है? अच्छा, अर्बन की बात हो या रूरल एरियाज की बात हो, रोड्स की क्या हालत है? रोड्स की हालत तो बद से बदतर है। इंसान गाड़ी में बैठ के इन रोड्स में चलने से बेहतर पैदल सफ़र करना अच्छा समझता है। ये हालत है हमारे रोड्स की। यही अब्दुल मजीद वानी साहब, यही खालिद साहब, यही शक्तिराज परिहार साहब जो आज डोडा ईस्ट छोड़ के डोडा वेस्ट में भाग गए हैं, पिछले 10 सालों से तो यही हमारे रहनुमा हैं, यही हमारे लीडर्स थे। तो क्या इन्हें इस रोड के ये जो हमारे डोडा में जो रोड्स हैं, क्या इन रोड्स का इन्हें नहीं पता इनकी बुरी हालत का? और आज तो ये गांव-गांव घर-घर पहुंच रहे हैं प्रचार करने के लिए, कैंपेन करने के लिए, लोगों से वोट मांगने के लिए, तो इन्हीं रोड्स पे जा रहे हैं। क्या इन्हें रोड पे वो खड्डे नहीं दिखते जो एक आम आदमी को दिखते हैं? बिजली की क्या हालत है? हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में, या मैं कहूँगा हमारी चिनाब वैली में, चिनाब बेल्ट में बिजली उत्पन्न होती है, फिर बिजली का बहरान क्यों है? बिजली के पोल्स की कमी क्यों है? बिजली की तारों की कमी क्यों है? और जहां तारें हैं वो दरख्तों पर लटक रही हैं। इन पॉलिटिकल पार्टीज के, इन सो कॉल्ड लीडर्स को और इनके कार्यकर्ताओं को, इनके वर्कर्स को ये चीज़ें नहीं दिखती? इलेक्शंस आते ही ये घर घर पहुंचना शुरू कर देते हैं। हमारे इलाकों में कुदरती वसाइल की कमी नहीं है, चश्मे हर तरफ देखने को मिलते हैं, लेकिन उन चश्मों से पानी को घर घर पहुंचाना, नल लोगों को प्रोवाइड करवाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अनेकों यहाँ पे जो है मसले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट J&K में पीक पर है, हिंदुस्तान में शायद सबसे ज़्यादा होगी।
या दूसरे या तीसरे नंबर पे होगी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में सबसे पीक पर है। मैं खुद पिछले 4-5 सालों से एज ए टीचर काम कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं भी जेके एसएसबी का एक एस्पिरेंट रहा हूँ, और समय निकाल निकाल के रात दिन मेहनत करके मैंने भी भरपूर कोशिश की कि मुझे भी कहीं रोज़गार मिले, मैं भी जेके एसएसबी का कोई एग्ज़ाम क्रैक करूँ। जेके पीएसए में स्कैम हुआ, रिस्पॉन्सिबल कौन है? जल शक्ति में स्कैम हुआ, रिस्पॉन्सिबल कौन है? एफडब्ल्यू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में स्कैम हुआ, रिस्पॉन्सिबल कौन है? और इवन कि नीट के एग्ज़ाम में भी जो है स्कैम हुआ। वो गरीब बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये पॉलिटिकल लीडर्स तब कहाँ सोए होते हैं जब सारे छात्र रोड्स पे आए, इन्होंने प्रोटेस्ट किया इन स्कैम्स के खिलाफ। ये जो हमारे लीडर्स हैं जो आज घर घर पहुंच रहे हैं वोट मांगने के लिए और अपने आप को हमारा रहनुमा बता रहे हैं, तब कहाँ थे? कितने लीडर्स उन छात्रों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ, उन एस्पिरेंट्स के साथ खड़े हुए? हमारे नज़र में तो कहीं कोई नहीं दिखा। डेली वेजेस पिछले 4-5 सालों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या जुर्म किया इन्होंने, क्या गुनाह किया इन्होंने? पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देते हैं, यही इनका गुनाह है? कितने पॉलिटिकल लीडर्स इनके साथ खड़े हुए, या इनकी बात उठाई, या इनके मसले को हल करने की कोशिश की? वीडीसीज हूँ, वीडीजीज हूँ, या एसपीओज हूँ, अपना काम तो ईमानदारी से कर रहे हैं। इनको रेगुलर करने के लिए, इनकी रेगुलराइजेशन के लिए कितने पॉलिटिकल लीडर्स ने कोशिश की? मैं किताई चिनाब के पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा हूँ। कब ये इनके साथ खड़े हुए? मैंने तो कभी देखे नहीं। आज इलेक्शन हैं, आज हर जगह ये वादे किए जा रहे हैं, हम बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, हम क्या कहते हैं, कीमतों को कम करेंगे, हम इतना रोज़गार देंगे, हम बिजली देंगे, पानी देंगे, रोड बेहतर करेंगे। आज से पहले क्यों नहीं किया? आज आप फिर वही वादे लेके, फिर वही झूठ, फिर वही सब चीज़ें लेके आप पहुंच जाते हैं और वही झूठ बेचते हैं। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूं कि हमारे चिनाब खिताब में ज़्यादा ड्रग एब्यूज़ की तरफ जो यूथ है वो उस तरफ ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूरी यूटी में देखा जाए तो ड्रग एब्यूज़ एक बहुत बड़ा मसला है। कौन है इसका जिम्मेवार? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हॉस्टल्स की हालत देख लीजिए आप, दिन प्रतिदिन वहाँ पे ही विरोध होता है। डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सफाई कुछ नहीं है, दवाई नहीं मिलती वक्त पे। आज ये सारे लीडर जो हैं अचानक से अपने एसी रूम से निकल के बाहर आ गए हैं और जगह जगह पहुंच रहे हैं, अपने आप को रहनुमा बता रहे हैं अवाम का। नए नए मैनिफेस्टो जो है ये निकाल रहे हैं, जारी कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे हैं, 370 लाएंगे, कोई कहता है 370 को जड़ से मिटा दिया, बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, इतने लाख नौकरियां देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। तो ये दावे तो हम पीछे डीडीसी के इलेक्शंस में भी सुन रहे थे, ये दावे तो हम लोकसभा के इलेक्शंस में भी सुन रहे थे। ये दावे आप वही पुरानी चीज़ें लेके, आप वही पुराना सामान लेके आप असेंबली इलेक्शन में भी कूद गए हैं। और अफसोस तो इस बात का है कि लोग उसी सामान को खरीदते हैं। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। ये लीडर्स हमारे साथ करते क्या हैं और हम क्या करते हैं? इन लीडर्स की पार्टीज़ में पहुंच जाते हैं, इन लीडर्स की रैलीज में पहुंच जाते हैं, इनके जलसों में पहुंच जाते हैं, और इनके इनके लगाए हुए स्लोगन्स, इनके नारे हम उनको बुलंद करते हैं, इनके फ्लैग्स को हम पकड़ते हैं, इनके रिबन्स हम अपने गले में डालते हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ब्रेसलेट हम अपने कलाइयों में बांध लेते हैं। इतना कुछ करते हैं हम। इससे क्या हासिल होगा? इससे हमें क्या मिल जाएगा? देखिए, 10 दिन का ये सारा खेल है, 10 दिन का ये खेल है। मैं देख रहा हूँ कि लोग इस इलेक्शन को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। मैं ऐसे साथियों को भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ इस इलेक्शन पे बोलते हुए, जिनका समाज में एक अच्छा खासा योगदान है, जो समाज में काम कर रहे हैं, समाज को बेहतर करने के लिए दिन रात लगा रहे हैं। मैं उन साथियों को भी सोशल मीडिया पे इस इलेक्शन के इस शोर गुल में उनको भी मैं देख रहा हूँ। तो मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी कि
इतना सीरियसली सिलेक्शन को लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इसको खतरा है, उसको खतरा है, ये है, वो है, ये तमाम चीज़ें सिर्फ 10 दिन की है। 10 दिन के बाद ये सारे गायब हो जाएंगे। और यकीन जानी जो चुन के आएगा वो अगले 5 साल हमें दिखेगा भी नहीं। और जो हार जाएंगे वो तो उस हार का ठेका सारा अवाम के सर पे डाल देंगे। अगले 5 साल वो गायब हो जाएंगे और जो ही इलेक्शन आएंगे वो फिर से यही सारा झूठ, यही सारा सामान लेके वो फिर मार्केट में आ जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली हम फिर उनके पीछे, उनके झंडे, उनके नारे अपनाए हुए, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच को अपनाए हुए हम फिर उनके पीछे चल पड़ेंगे। आखिर इससे हमें मिलेगा क्या, इससे हमें हासिल क्या होगा? देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स का यही काम है। इनको जगह जगह जाना है, इनको एक कौम को दूसरी के खिलाफ और दूसरी कौम को उसकी कौम के खिलाफ भड़काना है। इनको मज़हब के नाम पे वोट लेने हैं, इनको ज़ात पात के नाम पे वोट लेने हैं, इनको जेंडर के नाम पे वोट लेने हैं। ख़ानदान में कहीं थोड़ा बहुत कोई मतभेद है, उस मतभेद को बड़ा करके एक ख़ानदान का वोट लेना है, दूसरे ख़ानदान को नाराज़ करना है, भाई को भाई से लड़ाना है। इनका यही काम है, इनका यही काम है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करने आया हूं कि हमें इन पॉलिटिकल लीडर्स और इन पॉलिटिकल पार्टी से सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए, जब ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, 10 दिन के बाद इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, कुछ चुन के आएंगे, कुछ हार जाएंगे, चीज़ें चलती रहेंगी। जब मेरे घर पर रात के 2 बजे मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई, मुझे कोई दिक्कत होगी, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़, ये लीडर्स मेरा फ़ोन तक उठाना गवारा नहीं करेंगे। तब हमें हमारे पड़ोसी की याद आएगी। हमारा पड़ोसी ही हमारे काम आएगा, हमारी सपोर्ट करेगा। वो पड़ोसी का कलर, रंग कैसा है, उस पड़ोसी की ज़ात क्या है, उस पड़ोसी का मज़हब क्या है, वो पड़ोसी किस कम्युनिटी से आता है, ये चीज़ मैटर नहीं करेगी। मैटर करेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा पड़ोसी ही मुझे काम आएगा। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि इलेक्शंस आर टेम्पररी बट रिलेशंस आर परमानेंट, सो डू नॉट स्पॉइल एवरीथिंग फॉर नथिंग। इलेक्शंस 4 दिन की बात है, 10 दिन की बात है। उसके बाद ये पॉलिटिकल लीडर्स कहीं नहीं दिखते। और ये मैं इमोशनल होके नहीं कह रहा हूँ, ये मैं इमोशनल होके नहीं कह रहा हूँ। 2014 में शक्तिराज परिहार जी गांव गांव गए और बड़े बड़े वादे किए उन्होंने, हमसे भी वादा किया था। 2024 से 10 साल हो गए, वादे वैसे की वैसे ही धरे हैं। और फिर वही चीज़ें लेके आज ये पॉलिटिकल पार्टीज फिर लोगों के पास जा रही है, लोगों को वर्गला रही है, एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है। हमें इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। सोशल हार्मनी को बचाने की ज़रूरत है, भाईचारे को बचाने की ज़रूरत है, रिश्तों को बचाने की ज़रूरत है। हमारे जो अच्छे जो रिश्ते हैं, जो दोस्ती है, वो रहनी चाहिए। कोई लीडर जीते, कोई लीडर हारे, हमें उसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, वोट करना हमारा अपना हक है। वोट हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वोट हम वोट ज़रूर करेंगे। वोट हमारी आवाज़ है, हमें वोट करना चाहिए। जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम पसंद करते हैं हम वोट करें, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें वोट करना चाहिए। लेकिन इन लीडर्स के भड़काऊ भाषण में आके ये लीडर्स जो फूट फैला रहे हैं या फैलाते हैं, ये जो साजिशें कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, हमें इन साजिशों से बाज आने की ज़रूरत है। बाकी वोट हमारा अपना हक है, हमें जहाँ करना है हम कर सकते हैं। कोई भी पार्टी जीते, कोई भी लीडर जीते, कोई हारे, हमारे रिलेशंस, हमारा भाईचारा, हमारी दोस्ती जीतनी चाहिए और हमेशा रहनी चाहिए। मेरी आपसे यही गुजारिश है। ये पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज अगर इन्होंने काम किए होते, अगर इन्होंने ईमानदारी से काम किए होते, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक अगर ये चले होते और उन्होंने ईमानदारी से काम किया होता, तो इन्हें ये सब झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर किसी के पास जाके अलग सी कहानी बना लेना, इस मज़हब को खतरा है, कौम को खतरा है, जात पात को खतरा है, रिजर्वेशन को खतरा है, ये है वो है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी इनको। देखिए, गुजरात में
गुजरात में भाजपा लगभग पिछले 20 साल से सत्ता में है। हम दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली में पॉलिटिकल पार्टीज ने आम आदमी पार्टी को कितना भी डिफेम करने की कोशिश की, बट आम आदमी पार्टी फिर भी सत्ता में है। वेस्ट बंगाल में भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बट टीएमसी तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है। पूरे देश में अपोजिशन ने कितनी कोशिश कर ली, बट मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। तो इससे एक बात साबित होती है, अगर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, अगर एक लीडर मेहनत करे, ईमानदारी से काम करे, लोगों के बीच रहे, तो उसे पब्लिक वोट ज़रूर करती है। ये बात साबित होती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये पॉलिटिकल लीडर सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे दिखते हैं और उसके बाद ये फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। इलेक्शन जो ही आते हैं तो सारे निकल आते हैं अपनी गारों, अपनी गुफाओं से, अपनी ऐसी कमरों से निकल आते हैं और रोड पे आ जाते हैं, और फिर लंबे लंबे दावे, लंबे लंबे झूठ, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना और ये तमाम चीज़ें करते रहते हैं। और उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि पढ़ा लिखा जवान इन लीडर्स की उन झूठ मूठ की बातों में आकर उनके पीछे चल देते हैं, उनके झंडे हाथों पे, सरों पे, अपने कंधों पे उठा लेते हैं, उनके स्लोगन्स जो है लगाने लग जाते हैं, उनके नारे बुलंद करते हैं, उनके रिबन्स गले में डाल देते हैं और उनके पीछे चल पड़ते हैं। और फिर यही पॉलिटिकल लीडर्स कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्शन से पहले इनकी आइडियोलॉजी कुछ और होती है, इलेक्शन से पहले इनकी सोच कुछ और होती है, और इलेक्शन में जब रिजल्ट यहाँ वहाँ होता है, जैसे हमने पिछले 2014 में देखा, पीडीपी इलेक्शन के दौरान उनका कैंपेन क्या था, और जो ही इलेक्शंस ख़त्म हुए तो फिर उन्होंने बीजेपी के साथ जगह जो है अलायंस कर लिया। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। वोट हमारा हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमें वो ज़रूर कास्ट करना चाहिए, सबको कास्ट करना चाहिए, वो हमारी आवाज़ है। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को हम करना चाहते हैं हमें करना चाहिए। लेकिन जब ये लीडर्स, जब इनके वर्कर्स हमारे पास आते हैं तो हमें इन वर्कर्स का मैनिफेस्टो पढ़ने के बजाय इन्हें अपने गांव का रोड मैप, अपने इलाके का रोड मैप, अपने इलाके की जो डिमांड्स है वो इनके सामने रखनी चाहिए। वो डिमांड्स इनके सामने रखनी चाहिए। जो भी पार्टी, जो भी पॉलिटिकल लीडर हमारी उन डिमांड्स को पूरी करेगा उसे हमें वोट करना चाहिए।